सुमित्रा जी कभी अपने घर की मालकिन हुआ करती थी। एक समय था जब घर के हर फैसले पर उनका अधिकार चलता था। पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले संघर्ष करके बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया, पढ़ाया और विदेश भेजा। उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि बेटे का भविष्य बन सके। लेकिन आज वही बेटा उन्हें घर के पीछे बने एक अंधेरे कमरे में बंद करके भूल चुका था। उनकी दुर्दशा का कारण कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उनकी संपत्ति थी, क्योंकि सुमित्रा जी ने साफ कह दिया था कि वो जीते जी सब कुछ बेटे के नाम नहीं करेंगी। बस उसी दिन से उनका सम्मान खत्म होता गया। अब उन्हें घर के बाकी हिस्सों में आने की अनुमति नहीं थी। उनका खाना अलग, बर्तन अलग और जिंदगी भी अलग कर दी गई थी। अब वो घर के पीछे एक छोटा सा पुराना बंद कमरा था। उसी कमरे में फर्श पर एक पुरानी चादर पर बैठी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह बहू रचना की तीखी आवाज़ सुनाई दी। वो अपने घर की नौकरानी शांति बाई से कह रही थी, शांति, उस बुढ़िया को खाना दे दिया क्या? देखना ज़्यादा मत दे देना, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा खाना इसकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। असल में कोई डॉक्टर नहीं था, ये सिर्फ बहाना था ताकि सुमित्रा जी को कम खाना दिया जाए और वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाए। तभी नौकरानी दरवाजे के पास आई, थाली ज़मीन पर सरकाई और बिना अंदर देखे चली गई। थाली में 2 सूखी रोटियां और पतली सी दाल थी। सुमित्रा जी ने थाली की ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं। भूख से ज़्यादा उन्हें अपमान का दर्द सता रहा था। उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उनका बेटा मुकेश छोटा था और बुखार में पूरी रात उनकी गोद में सोता था। जब उसने पहली बार माँ कहा था, जब स्कूल में पुरस्कार जीतकर दौड़ता हुआ आया था। उन्होंने अपने सपने त्याग दिए ताकि बेटे के सपने पूरे हो सकें। मैंने तुझे इंसान बनाया था बेटा, और तू मुझे बोझ समझने लगा। सुमित्रा जी के होठ कांप उठे। तभी बाहर भारी कदमों की आवाज़ आई। मुकेश और रचना दरवाजे के पास खड़े बात कर रहे थे। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि अंदर बैठी माँ सब सुन सकती है। बहू रचना बोली, अब जल्दी करना पड़ेगा, वो कागज साइन नहीं कर रही। तो मुकेश धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में बोला, सब प्लान तैयार है, डॉक्टर कटेवा अगले हफ्ते आएंगे, रिपोर्ट बना देंगे कि माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिर कोर्ट से मुझे उनकी सारी संपत्ति संभालने का अधिकार मिल जाएगा। यह सुनकर रचना हंस पड़ी। तभी मुकेश बोला, उसके बाद इसे किसी अच्छे से केयर सेंटर में भेज देंगे हमेशा के लिए। यह सुनकर भी सुमित्रा जी की आंखों से आंसू नहीं निकले। उनके चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उन्हें अब समझ आ चुका था। कुछ पल बाद मुकेश के कदमों की आवाज़ दूर चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। सुमित्रा जी धीरे धीरे दीवार से टिककर बैठ गई। उनके चेहरे पर कमजोरी जरूर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी, जैसे कोई फैसला लिया जा चुका हो। उन्होंने फर्श पर उंगलियों से हल्का सा निशान बनाया, जैसे किसी अदृश्य गणित का हिसाब लगा रही हो, क्योंकि वो सिर्फ एक बूढ़ी माँ नहीं थी, वो एक रिटायर्ड टीचर थी और जीवन भर उन्होंने हर मुश्किल का हल ठंडे दिमाग से निकाला था। आज पहली बार उन्हें साफ समझ आ गया था कि ये लड़ाई रोने से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाएगी। कमरे की पीली रोशनी में उनके होठों पर एक बहुत हल्की ठंडी मुस्कान उभरी कि अब आंसुओं का समय खत्म हो चुका है, अब हिसाब शुरू होने वाला है। उन्होंने दिमाग लगाया कि हर रात बहू उनके कमरे में क्यों आती थी। वो हाथ में दूध का गिलास लेकर आती और उस समय अचानक उसकी आवाज़ मीठी हो जाती, मम्मी जी दूध पी लीजिए, डॉक्टर ने कहा है
आपकी कमजोरी दूर होगी। लेकिन दूध पीने के बाद सुमित्रा जी के मुंह में अजीब सी कड़वाहट रह जाती थी, जैसे धातु का स्वाद हो। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता, उंगलियां सुन पड़ जाती और सर चकराता रहता। कभी कभी उन्हें कुछ पल के लिए चीज याद ही नहीं रहती। पहले उन्होंने इसे उम्र का असर समझा, लेकिन अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि ये सामान्य नहीं है। उस रात जब रचना दूध लेकर आई तो सुमित्रा जी ने गिलास होठों से लगाया, लेकिन एक बूंद भी नहीं पिया। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ दूर जाते ही उन्होंने धीरे से गिलास नीचे रख दिया और तकिए के नीचे से उन्होंने एक छोटी खाली शीशी निकाली। कांपते हाथों से उन्होंने पूरा दूध शीशे में उंडेल दिया और गिलास खाली छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर वो लंबे समय तक इस तरह बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात गहरी होती गई, घर में सन्नाटा फैल गया और घड़ी में 2 बज गए। सुमित्रा जी धीरे धीरे उठी, कमरे के कोने में रखे पुराने लोहे के संदूक तक पहुंची। ये संदूक कबाड़ समझकर यहाँ फेंक दिया गया था, लेकिन उनके लिए यह उम्मीद का आखिरी सहारा था। उन्होंने पुराने कपड़े हटाए और नीचे की सतह को जोर से दबाया। हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई। उस संदूक का छिपा हुआ हिस्सा खुल गया। अंदर एक प्लास्टिक में लिपटा छोटा सा पुराना बटन वाला फ़ोन रखा था, जिसे उन्होंने महीने पहले छुपा दिया था। जब उनका स्मार्टफोन उनसे छीन लिया गया था, तब उन्होंने इस छोटे फ़ोन को छुपा दिया था। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन को चार्ज में लगाया और उसे ऑन किया। स्क्रीन की हल्की रोशनी कमरे के अंधेरे में किसी दीपक जैसी लगी। उन्होंने एक नंबर खोजा, अपने छात्र और मशहूर वकील बने अरविंद मल्होत्रा का, लेकिन कॉल करने के बजाय उन्होंने छोटा सा मैसेज टाइप किया। अरविंद, मैं सुमित्रा मैडम, मुझे तुरंत तुम्हारी मदद चाहिए। कल दोपहर में 1 बजे घर के पीछे वाले दरवाजे से आ जाना, लेकिन किसी और रूप में। अगले दिन ठीक 1 बजे अरविंद मल्होत्रा घर के पीछे छोटे से दरवाजे से आया। दरवाज़ा खुलते ही सुमित्रा जी समझ गई। वो उसे तेजी से अंदर ले आई। मैडम, उसने धीमे से कहा। तो सुमित्रा जी ने उसे तुरंत दूध वाली शीशी दे दी और धीमे स्वर में कहा, इसकी जांच करवाओ, बिना किसी को बताए। अरविंद की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप शीशी लेकर चला गया। 2 दिन बाद रात के सन्नाटे में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज पढ़ते ही सुमित्रा जी का दिल जैसे एक पल को रुक गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दूध में जहरीले रसायन मिले हैं, जो धीरे धीरे शरीर और दिमाग को कमज़ोर करते हैं। ये सामान्य दवा नहीं थी, बल्कि धीमा जहर था। अरविंद ने लिखा था कि वो तुरंत पुलिस को सूचित कर सकता है, लेकिन सुमित्रा जी ने तुरंत जवाब दिया, अभी नहीं। उन्होंने तय कर लिया था कि ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं होगी, यह उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर पुलिस अभी आई तो शायद मुकेश और रचना बच निकलेंगे, और उन्हें ऐसा सबक देना था जो पूरी जिंदगी याद रहे। अगले ही दिन अरविंद फिर आया, और इस बार उसके बैग में औजार नहीं, बल्कि छोटे छोटे गुप्त कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। उसने चुपचाप घर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें लगा दिया। सुमित्रा जी के कमरे में, किचन के पास और उस जगह जहां बहू रचना हर रात दूध तैयार करती थी। अब इस घर की हर साजिश रिकॉर्ड होने वाली थी। कैमरे लग जाने के बाद सुमित्रा जी ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन अभिनय शुरू किया। उन्होंने खुद को जानबूझकर कमज़ोर और भ्रमित दिखाना शुरू कर दिया। कभी खाली दीवार से बात करती, तो कभी अपना नाम भूलने का नाटक करती, कभी अचानक रोने लगती। मुकेश और रचना ये सब देखकर खुश होने लगे। उन्हें लगा कि उनका प्लान सफल हो रहा है,
और सुमित्रा जी सच में मानसिक रूप से टूट चुकी है। लेकिन सुमित्रा जी टूट नहीं रही थी, वो तैयारी कर रही थी। हर दिन, हर पल, हर अपमान को वो चुपचाप सहती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि सही समय आने पर यही सबूत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। कमरे के अंधेरे में बैठी वो बूढ़ी माँ अब शिकार नहीं रही थी, वो शिकारी बन चुकी थी। उन्होंने अपने भीतर की सारी कमजोरी जैसे बंद कर दी थी, और अब हर दिन एक नए अभिनय के साथ गुजरता था। वो जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करती, कभी अचानक हंसने लगती तो कभी बिना वजह से रोने लगती। कई बार वो जमीन पर बैठकर ऐसे बड़बड़ाती जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही हो। नौकरानी शांति बाई ये सब देखकर डर जाती और जाकर रचना को बताती, तो रचना संतोष से मुस्कुरा देती। उसे यकीन हो चुका था कि जहर अपना काम कर रहा है और अब सुमित्रा जी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उधर किचन में हर रात वही सिलसिला चलता रहा। रचना दूध गर्म करती, उसमें छोटी शीशे से कुछ बूंदें मिलाती और फिर गिलास लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाती। कैमरे की आंखें ये सब चुपचाप रिकॉर्ड कर रही थी। कई बार मुकेश भी वहाँ खड़ा होता और धीमी आवाज़ में कहता, बस कुछ दिन और फिर सब खत्म हो जाएगा। दोनों को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी हर बात, हर हरकत सुरक्षित जगह पर जमा हो रही है। कुछ ही दिनों बाद वो दिन आ गया जिसका उन्हें इंतज़ार था। सुबह मुकेश फाइल और कागज़ लेकर कमरे में आया। रचना भी साथ थी। सुमित्रा जी उस समय फर्श पर बैठी थी और खाली नज़रों से दीवार देख रही थी। मुकेश ने मीठी आवाज़ बनाते हुए कहा, माँ, यहाँ साइन कर दीजिए, ये कुछ ज़रूरी कागजात हैं। सुमित्रा जी ने ऐसे देखा जैसे उन्हें कुछ समझ ही ना आया हो। तभी रचना ने झुंझलाकर उनका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से पेन थमा दिया। बस यहाँ साइन करो, उसने लगभग आदेश देते हुए कहा। तो सुमित्रा जी का हाथ कांप रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में हस्ताक्षर कर दिए। रचना ने तुरंत कागज़ छीन लिया और खुशी से मुकेश की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर जीत का घमंड साफ झलक रहा था। जैसे ही वे बाहर निकले तो कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद सुमित्रा जी धीरे धीरे सीधी होकर बैठ गईं। उनके चेहरे से वो खोखलापन गायब हो चुका था। उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, फिर कैमरे की दिशा में बहुत हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उन्हें पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। क्योंकि जिन कागज़ों पर उन्होंने साइन किए थे वो अब किसी काम के नहीं थे। कुछ दिन पहले ही वकील अरविंद ने कोर्ट के जरिए उनकी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम करवा दी थी, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की मदद करना था। कानूनी रूप से अब उस घर पर उनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, इसलिए कोई भी पावर ऑफ अटर्नी बेकार थी। मुकेश और रचना को लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, जबकि असल में उनके हाथ खाली थे। उधर दोनों ने खुशी में पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी। उनकी शादी के 8वीं सालगिरह आने वाली थी और वो इसे भव्य तरीके से मनाना चाहते थे। शहर के बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी और मीडिया से जुड़े लोग आमंत्रित किए गए। रचना ने महंगे कपड़े मंगवाए, सजावट के लिए इवेंट कंपनी बुक की और सोशल मीडिया पर भी संकेत देने लगी कि कोई बड़ा जश्न होने वाला है। मुकेश भी बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह सुरक्षित है और जल्द ही वो इस घर को बेचकर विदेश चला जाएगा। इधर सुमित्रा जी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही, जैसे उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन उनके भीतर तूफान चल रहा था। हर रात वो पुराने फ़ोन पर अरविंद से संदेश के जरिए बात करती
और तैयारी की जानकारी लेती। पार्टी वाले दिन के लिए सब कुछ तय हो चुका था। कब क्या होना, कौन कहाँ रहेगा और कब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने खुद से वादा किया था कि उस दिन कोई आंसू नहीं बहेगा, सिर्फ सच बोलेगा। आखिर वो शाम आ गई। पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। गाड़ियां एक के बाद एक अंदर आ रही थी और मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। हॉल में संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में इस चमक के पीछे छुपा अंधेरा सबके सामने आने वाला है। स्टेज पर मुकेश और रचना मुस्कुराते हुए खड़े थे, जैसे उनकी जिंदगी से बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। उस समय सुमित्रा जी अपने अंधेरे कमरे में शांत बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा स्थिर, जैसे कोई अंतिम निर्णय भीतर ही भीतर आकार ले चुका हो। क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो पल आने वाला है जब सच्चाई की एक रोशनी इस पूरे महल को भीतर से जला देगी। फिर हॉल में संगीत तेज बज रहा था, लोग हंस रहे थे और कैमरे चमक रहे थे। मुकेश मंच पर खड़ा होकर मेहमानों का धन्यवाद कर रहा था और रचना उसके पास मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने महंगा गाउन पहना था और गले में चमकता हुआ हीरों का हार सबका ध्यान खींच रहा था। मेहमान उनकी खुशहाल जिंदगी की तारीफ कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुस्कान कुछ ही पलों में डर में बदलने वाली है। तभी अचानक हॉल की लाइट धीमी हो गई और सामने लगी बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। मुकेश ने हंसते हुए कहा कि शायद कोई सरप्राइज वीडियो चलाया जा रहा है, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर जो देखा उसने पूरे माहौल को बदल दिया। क्योंकि वीडियो में वही अंधेरा कमरा नजर आ रहा था जिसमें सुमित्रा जी कैद थी। साफ दिखाई दे रहा था कि रचना उन्हें धक्का दे रही है और जोर जोर से डांट रही है। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, जल्दी साइन कर वरना खाना भी नहीं मिलेगा। लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने अपने फ़ोन निकाल लिए। तभी दूसरा वीडियो तुरंत चल पड़ा। इस बार किचन का दृश्य था। मुकेश दूध के गिलास में एक छोटी बोतल से कुछ मिला रहा था। वो रचना पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुकेश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, बस कुछ दिन और फिर सब खत्म। हॉल में सन्नाटा छा गया। अब किसी को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि अपराध का खुला सबूत है। रचना के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। मुकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागकर स्क्रीन बंद करवाना चाहता था, लेकिन सिस्टम पहले से लॉक था। इसी बीच हॉल के बड़े और भारी दरवाजे अचानक जोरदार आवाज़ के साथ खुल गई। बाहर की तेज रोशनी भीतर फैल गई और उसके साथ पुलिस की एक पूरी टीम अंदर दाखिल हुई। उनके बीच सदी हुई चाल से चलती हुई सुमित्रा जी दिखाई दी। उन्होंने बेहद सादा लेकिन गरिमा से भरी रेशमी साड़ी पहन रखी थी। बाल पूरी तरह करीना से बंधे हुए थे और चेहरे पर वही दृढ़ता लौट आई थी जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। उनकी आंखों में ना घबराहट थी और ना गुस्सा, सिर्फ शांत लेकिन एक आत्मविश्वास था। पूरे हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों की निगाहें एक साथ उनकी ओर टिक गई। कुछ लोग उन्हें पहचानकर स्तब्ध रह गए, कुछ अविश्वास से देखते रह गए कि जिसे बीमार और असहाय बताया गया था वो इतनी मजबूत और संयम कैसे खड़ी है। मुकेश ने जैसे अपनी माँ को सामने देखा तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ उतर आया और अगले ही पल उसके पैरों से जैसे ताकत ही खत्म हो गई हो। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और घुटनों के बल उनके सामने गिर पड़ा। माँ, ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसा दिया है।
आप कुछ कहिए ना, मुझे बचा लीजिए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोल रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सुमित्रा जी की आंखों में जरा भी ममता नहीं थी। वहाँ सिर्फ ठंडी दृढ़ता थी, जैसे उन्होंने दिल के सारे रिश्ते उसी दिन ख़त्म कर लिए हों जब उन्हें अंधेरे कमरे में बंद किया गया था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें इंसान बनाया था बेटा, लेकिन तुम इंसान नहीं बन सके। उनके शब्दों में कोई चिल्लाहट नहीं थी, फिर भी वो किसी भारी हथौड़े की तरह पूरे हॉल में गूंज उठे। ऐसा लगा जैसे हर व्यक्ति के दिल पर एक साथ चोट पड़ी हो। वकील अरविंद भी उनके साथ खड़ा था। पूरी गंभीरता के साथ उसने आगे बढ़कर पुलिस अधिकारी को एक मोटी फाइल सौंपी, जिसमें जहर की जांच रिपोर्ट, वीडियो सबूत और फर्जी कागजों की पूरी जानकारी मौजूद थी। अधिकारी ने फाइल के कुछ पन्ने देखे, फिर बिना समय गंवाए अपने साथ खड़े जवानों को संकेत दिया, तो अगले ही पल पुलिस के सिपाही आगे बढ़े और मुकेश और रचना को पकड़ लिया। हथकड़ियों की ठंडी धातु की आवाज़ पूरे हॉल में साफ सुनाई दी। कुछ मिनट पहले तक वो जिन लोगों के बीच में सम्मान से खड़े थे, वही अब सबके सामने अपराधी बनकर खड़े थे। सर झुका हुआ, चेहरा पसीने से भीगा और हाथ कांपते हुए रचना बुरी तरह रोने लगी और सुमित्रा जी के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगी। लेकिन सुमित्रा जी तुरंत एक कदम पीछे हट गई, जैसे किसी गंदी चीज से दूरी बना रही हो। माफ़ी तब मिलती है जब गलती हो, ये अपराध है, उन्होंने शांत आवाज में कहा। उनकी आवाज में ना क्रोध था, ना चीख, सिर्फ न्याय की ठंडी सच्चाई थी। मुकेश लगातार कुछ कहने की कोशिश करता रहा, सफाई देता रहा, लेकिन अब उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। पुलिस उसे मजबूती से पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगी। कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही थी। पत्रकार तेजी से तस्वीर और वीडियो बना रहे थे और मेहमान आपस में धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। कुछ देर पहले तक जो जगह संगीत और हंसी से गूंज रही थी, वही अब शर्म और भारी सन्नाटे से भर चुकी थी। वो शानदार पार्टी एक भयानक दृश्य में बदल चुकी थी। कुछ महीनों बाद अदालत में लंबी सुनवाई चली और सबूत इतने स्पष्ट और मजबूत थे कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची। अंत में अदालत ने दोनों को लंबी सजा सुनाई। कोशिशों के बावजूद भी वो अपने अपराध से बच नहीं सके। सुमित्रा जी ने उस घर को बेच दिया और उसकी रकम से बुजुर्गों के लिए एक आश्रय गृह बनवाया, जहां उन लोगों को सहारा मिले जिन्हें अपने ही बच्चों ने छोड़ दिया था। अब वो वहीं रहती थी, शांत और सम्मान के साथ। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने बदला नहीं लिया था, उन्होंने न्याय पाया था। उनके भीतर का दर्द पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन अध्याय पार कर लिया था। क्योंकि जब एक माँ अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है तो वो कमज़ोर नहीं रहती, वो अडिग बन जाती है। दोस्तों, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने ही जन्म देने वालों को ठुकरा देते हैं, वो अंत में सब कुछ खो देते हैं। सम्मान, सुख और पैसा और संपत्ति इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसका चरित्र और व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। तो दोस्तों, सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।